प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने अभिक्रिया का वेग और इसके जो रस समीकरणीय मितीय गुणांक जो होते हैं क्रियाकारकों के, उनके बीच का संबंध पढ़ा। अभिक्रिया के वेग और रस समीकरण मितीय गुणांक में संबंध, और हमने वहां पर पढ़ा कि चाहे आप क्रियाकारक या फिर उत्पाद किसी के भी संदर्भ में अगर अभिक्रिया का वेग निकालना चाहते हो तो पूरी अभिक्रिया का वेग एक समान आएगा। इसके लिए आपको क्या करना था, जो क्रियाकारक और उत्पादों के गुणांक होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं, जो संख्याएं आगे लिखी होती हैं जो कि उनके मोल का नंबर बताते हैं, उन संख्याओं का हमें क्या लगाना पड़ता है, भाग लगाना पड़ता है। कुछ इस तरीके से देखिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई समीकरण है या कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया हो रही है ये 2a प्लस में 3b, और उत्पाद जो बन रहा है, ये उत्पाद बन रहा है 4e। ये मेरे पास में कोई अभिक्रिया है या कोई समीकरण हो रही है, या अभिक्रिया हो रही है या कोई समीकरण मेरे पास में है। अब अगर मैं यहाँ पर अभिक्रिया का वेग लिखना चाहूँ, मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पर अभिक्रिया का वेग, अब ये अभिक्रिया का वेग मैं क्रियाकारक के संदर्भ में भी ज्ञात कर सकता हूँ और उत्पाद के संदर्भ में भी ज्ञात कर सकता हूँ। अगर मैं ये भी क्रियाकारक के संदर्भ में ज्ञात करना चाहूँ तो क्रियाकारक भी मेरे पास में ये दो हैं, तो इसके संदर्भ में ज्ञात करना चाहूँ, इसके संदर्भ में ज्ञात करना चाहूँ। अगर मैं इसके संदर्भ में ज्ञात करना चाहता हूँ तो देखिए, पहली बात तो क्रियाकारक से निकाल रहे, इसलिए आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा ताकि वेग धनात्मक बन जाए। ए से निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा ए की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और अपॉन क्या हो जाएगा, परिवर्तन में लगने वाला सन, क्या ये हो जाएगा ए के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग। लेकिन ए का रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 2, तो मुझे यहाँ पर 2 का ही क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना। अगर मैं यही अभिक्रिया का वेग किसके संदर्भ में निकालू, बी के संदर्भ में निकालू, तो क्रियाकारक है इसलिए माइनस का चिन्ह तो मुझे लगाना ही है। बी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला सम, और बी का जो रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 3, तो मुझे 3 का क्या लगाना है, भाग। और अगर यही अभिक्रिया का वेग मैं इस उत्पाद के संदर्भ में निकालू, तो उत्पाद के संदर्भ में निकालूंगा तो मुझे यहाँ प्लस का ही चिन्ह रखना है, इट मीन्स कोई चिन्ह जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय, और इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 4 है, तो मुझे किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। इस तरीके से आप अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया था अभिक्रिया के वेग और उनके रस समीकरण मितीय गुणांकों में संबंध। यहां से मैंने कहा था कि ये जो लिखा है ये क्या है, इसको हमने कहा था कि ये है इस ए के विलुप्त होने का वेग। ए जो है उस ए के गायब होने का वेग ये है, 1/2 को हटा करके। ये किसका है, ये है ए के विलुप्त होने का वेग, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये क्या है, ये तो ये होगा यहां से बी के विलुप्त होने का वेग, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी क्रियाकारक है, तो जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे ये दोनों गायब होंगे और कौन बढ़ेगा, उत्पाद बनेगा। तो अगर पूछा जाए ये क्या चीज है, तो ये जो होगा ये होगा पी के बनने का वेग, ठीक है। सवाल में क्या होगा, सवाल में आपको कोई एक चीज वो बता देगा। जैसे यही अगर आपको समीकरण दी जाए, यही अभिक्रिया और इसकी समीकरण आपको दी जाए और कह दे कि ये जो आपके पास में अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया का वेग 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, अभिक्रिया का वेग बता दिया। अब आपको कहेगा कि अभिक्रिया का वेग अगर इतना है तो आप बी के विलुप्त होने का वेग बता दीजिए। बी के विलुप्त होने का वेग, बी के विलुप्त होने का वेग ये पूछ लिया, ये वाला
ठीक है ना। तो बताइएगा ये हम किस तरीके से निकाल लेंगे। तो आपको अभिक्रिया का वेग ये पता है, बी के विलुप्त होने का वेग पूछ रहा है, तो इन दोनों का संबंध देखो क्या संबंध है। संबंध इन दोनों का है कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, बराबर होगा -1/3 बी की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। ये अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बी के विलुप्त होने का वेग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/3 और ये जो माइनस का चिन्ह है उसे मैं यहाँ की बजाय यही लगा दूंगा इसके पास। अब ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शा ये रहा है कि इतना जो हिस्सा है इसका मतलब है बी की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगने वाला समय, और माइनस का चिन्ह बताएगा कि ये विलुप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है माइनस के चिन्ह का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बी के विलुप्त होने का वेग, ये पूरा, ये वो पूछ रहा है। ये आपको दिया है तो देखिएगा इसके बटे क्या लगा दो, एक दोनों को बच्चे गुणा कर दीजिए, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो 3 को यहाँ से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा में आ जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर आ जाएगा -ΔB/ΔT, मतलब बी के विलुप्त होने का वेग बराबर क्या होगा, 3 गुणा अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया का वेग आपको कितना बताया हुआ है, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 3 गुणा 2 बराबर 6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करेगा, इस प्रकार के सवाल में कोई भी एक चीज बता देगा और किसी भी दूसरे के बारे में वो पूछ लेगा, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर आधारित पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिएगा हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया x + y = 2z। एक एग्जाम्पल कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है x प्लस में y = 2z, ये लीजिए, और कहता है के लिए x के विलुप्त होने की दर। अब ये जो है इसमें वो कह रहा है x के विलुप्त होने की दर, ठीक है। क्या दर है x के विलुप्त होने की, 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये देखिए पूछ क्या रहा है, तो देखिएगा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है y के विलुप्त होने की दर, पूछ रहा है y के विलुप्त होने की दर, और क्या पूछ रहा है, z के बनने की दर। दो चीज वो पूछ रहा है, y के विलुप्त होने की दर और z के बनने की दर ज्ञात कर दीजिएगा। ये एक सवाल है, कर सकते हैं हम इसे सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं। बस हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग बराबर, अब वेग तो हम किससे निकाल सकते हैं, क्रियाकारक से भी और उत्पाद से भी। क्रियाकारक कौन है, वो है ये दोनों, इनसे निकाले हम अभिक्रिया का। अगर हम x से निकाल रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा x की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और चूंकि ये क्रियाकारक है इसलिए इसकी सांद्रता घटेगी, इसलिए कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस, ठीक है। इसके अलावा हम y से भी निकाल सकते हैं, तो y की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, तो ये हो जाएगा इकाई समय में होने वाला परिवर्तन। इसे ही हम अभिक्रिया का वेग कह देंगे y के संदर्भ में। चूंकि क्रियाकारक है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाना है ताकि वेग धनात्मक आ जाए, ठीक है। और अभिक्रिया का वेग हम किसके संदर्भ में निकाल सकते हैं, z के संदर्भ में भी निकाल सकते हैं। z के संदर्भ में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर z की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, और चूंकि ये बढ़ेगा इसलिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस का लगाएंगे, ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, तो इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1 होगा।
इसका भी 1 होगा, बट इसके आगे क्या लिखा है 2। और समीकरण गुणांक का क्या लगाएंगे भाग, ताकि तीनों से अभिक्रिया का वेग बराबर निकले। इसके लिए तो 1 का भाग लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ किसका भाग लगाना है आपको, यहाँ पर आपको भाग लगाना है 2 का, तो यहाँ पर आप भाग लगाएंगे 2 का। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 1/। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, बताइएगा ये पूरा का पूरा जो लिखा है ये क्या है। तो ये होता था आपका x के विलुप्त होने की दर, माइनस का चिन्ह विलुप्त होना बता रहा है, तो ये जो है ये है x के विलुप्त होने की दर। और ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है, ये पूरा का पूरा बता रहा है y के विलुप्त होने की दर। ठीक है, और बताइएगा ये आपको क्या बता रहा है, तो ये जो है आपके पास यहाँ जो लिखा हुआ है ये केवल ये बताता है z के बनने की दर, ये z के बनने की दर को बताता है। अब सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, सवाल में वेग नहीं बताया गया है, सवाल में x के विलुप्त होने की दर बताई हुई है, ये चीज आपको बताई हुई है। पूछ क्या रहा है, y के विलुप्त होने की दर, ये बता दीजिए क्या हो जाएगा, बता दो। y के विलुप्त होने की दर वो किसके बराबर होगी, देखिएगा वो बराबर होगी x के विलुप्त होने की दर के बराबर होगी। ठीक है, तो x के विलुप्त होने की दर का मतलब ये कितना है, ये है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही क्या होगी y के विलुप्त होने की दर। ये लीजिए, ठीक है, तो x के विलुप्त होने की जो दर है वही दर किसकी होगी, y के विलुप्त होने की दर के बराबर होगी। अच्छा, अगर वो पूछे अभिक्रिया का वेग बता दो, तो देखिएगा जो x के विलुप्त होने की दर है यही किसके बराबर होगी, अभिक्रिया के वेग के बराबर भी यही होगी। ठीक है ना, तो अगर वो बाई चांस ऐसा पूछ लेता कि यहां पर आप अभिक्रिया का वेग भी बताइए, ठीक है ना, तो अभिक्रिया का वेग भी कितना हो जाएगा, तो जो x के विलुप्त होने की दर है यही y के विलुप्त होने की दर होगी और यही अभिक्रिया का वेग होगा। अब क्या कहता है z के बनने की दर बताओ। बोलो z के बनने की दर क्या होगी, तो देखो इन दोनों में संबंध क्या है, इन दोनों में संबंध है कि डेल्टा x बटा डेल्टा t, माइनस का मतलब x के विलुप्त होने की जो दर है ये किसके बराबर है, x के विलुप्त होने की जो दर है ये दर बराबर है 1/2 डेल्टा z बटा डेल्टा t। ये क्या है, ये है z के बनने की दर। अब आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए और ये चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 को इधर ले आइएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा, 2 को किससे गुणा कर दीजिएगा, इस पूरे से। ये क्या है, x के विलुप्त होने की दर, तो 2 गुणा x के विलुप्त होने की दर बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा z के बनने की दर। ठीक है, तो बताओ z के बनने की दर क्या हो जाएगी, तो z के बनने की जो दर है ये दर x के विलुप्त होने की जो दर है उससे क्या कर दीजिएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यही होगी z के बनने की दर। ठीक है, यही क्या होगी, यही होगी आपकी डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। कई बार सवाल क्या करेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा z के बनने की दर बताओ, ऐसे नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, वो ऐसे लिखने की बजाय कहेगा आप डेल्टा z बटा डेल्टा t ये बता दीजिए। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी यही है, z के बनने की दर ज्ञात कर दीजिए। इस प्रकार के सवाल होंगे जो कि हम देख करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है वो है अभिक्रिया a प्लस 2b, अभिक्रिया है a प्लस 2b इज इक्वल टू 3c, इज इक्वल टू 3c। ये एक अभिक्रिया है 3c के लिए किसी क्षण पर c के बनने की दर। अब इसमें क्या करा है, किसी क्षण पर
सी के बनने की दर कितनी है? सी के बनने की दर 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तो उसी क्षण पर ए और बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। उसी क्षण पर क्या ज्ञात कर दीजिएगा? ए और बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर। ठीक है ना? ये दोनों आपको ज्ञात कर सकते हैं क्या? सी के बनने की दर बता दी है किसी भी क्षण पर, तो उसी क्षण ए और बी के विलुप्त होने की दर बता दीजिएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखेंगे हम कि अभिक्रिया का वेग बराबर किसके संदर्भ में? क्रियाकारक के संदर्भ में। तो क्रियाकारक ए है, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय, और चूंकि क्रियाकारक इसलिए माइनस, ठीक है, बराबर बी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा लगा समय, बट क्रियाकारक इसलिए माइनस, ठीक है, माइनस सी की सांद्रता में परिवर्तन लगा समय। सी उत्पाद है इसलिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। अभिक्रिया का वेग हो गया। लेकिन इस हिसाब से वेग लिखोगे तो इन सब के लिए वेग अलग अलग होगा, बट अभिक्रिया एक ही है तो वेग एक समान होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? इनके रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाना है। इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना होगा? 1, क्योंकि कुछ लिखा नहीं होता, इसका मतलब 1 होगा। 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कोई भाग लगाना है यहाँ पे। इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 2, तो इसमें किसका भाग लगाइएगा? 2 का भाग लगाइएगा। ऐसे लिख सकता है इसे। और इसका कितना रस समीकरण मितीय गुणांक है? 3, तो कितने का भाग लगा लीजिएगा बेटा? 3 का भाग लगा लीजिएगा। अब आपको पूछा जाए ये क्या है, तो ये पूरा का पूरा है ए के विलुप्त होने का, ए के विलुप्त होने की दर या वेग। अब आपको पूछा जाए ये क्या है? इतना सा 1/2 को हटा करके, तो ये जो है ये है बी के विलुप्त होने की दर, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि ये क्या है? इतना, ये वाला 1/3 को हटा करके, तो ये जो है ये है सी के बनने की दर। ये क्या है? सी के बनने की दर। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है सी के बनने की दर इतनी है, मतलब ये तुम्हें बताया गया है। पूछ क्या रहा है? ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर ये पूछ रहा है, ठीक है। और बी के विलुप्त होने की दर ये पूछ रहा है, ये आपको बता दिया है। कर सकते हैं सवाल इसे हम? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो अभिक्रिया का वेग पूछे तो ये भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले हम ए के विलुप्त होने की दर निकालें, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हो? जानते हो कि ए की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा ए बटा डेल्टा टी, परिवर्तन में लगा समय। माइनस का मतलब है विलुप्त होने की दर, बराबर क्या होगा? बराबर होगा, किसके बराबर होगा? सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय, ठीक है। और प्लस के चिन्ह का मतलब ये बढ़ेगा, बनने की दर, और भाग किसका लगाना है? 1/3। ये इन दोनों का संबंध है। अब आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है ये सी के बनने की दर आपको दी गई है, और आपको पूछ क्या रहा? आपको पूछ रहा है ये, तो बताइएगा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा ए के विलुप्त होने की दर। ये नहीं, ये ए के विलुप्त होने की दर, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर सीधा लिख दीजिए ए के विलुप्त होने की दर, ऐसे लिख लीजिए। बराबर क्या होगा? बराबर होगा 1/3, और गुणा किससे करेंगे? ये क्या है? सी के बनने की दर। सी के बनने की दर कितनी है? 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। 1/3 गुणा 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हो गया ए के विलुप्त होने की दर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं ऐसे कैसे लिख करके नहीं छोड़ सकते हो। अब सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बी के विलुप्त होने की दर बता दो। फिर से हम यही लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते? बता दो। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताओ?
अब आपको संबंध चाहिए बी और सी में, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है, बी के विलुप्त होने की दर, ये है बी के विलुप्त होने की दर, वो किससे गुणा करना, 1/2 से, बराबर क्या होगा, बराबर होगा सी के बनने की दर, ये जो है ये है सी के बनने की दर, और इसको गुणा करना 1/3 से। सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, सवाल में आपको ये दिया हुआ है और ये जो चीजें ये पूछ रहा है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को उठा के वहां ले जाओ, ठीक है ना। और 2 को उठाकर वहां ले जाओगे तो बताओ क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा बी बटा डेल्टा टी, माइनस का चिन्ह का मतलब क्या है, बी के विलुप्त होने की दर बराबर किसके हो जाएगी, 2 को वहां ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 गुणा में ये क्या है, ये है सी के विलुप्त होने की दर, कितनी है, 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड एनर्जी। तो बी के विलुप्त होने की दर ये होगी, गुणा भाग करके सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा इतना ही छोड़ सकते हैं। अब अगर आपको कह दे कि अभिक्रिया का वेग बता दो क्या होगा, कितना होगा, सी के बनने की दर होगी, ए के विलुप्त होने की होगी, बी के विलुप्त होने की होगी, तीसरा यहां से पूछ ले कि अभिक्रिया का वेग भी बताओ ना क्या होगा, ये भी बता दो, बता सकते हैं। अभिक्रिया का वेग का मतलब अब की बार ये पूछेंगे क्या संबंध होगा, तो आप कह दोगे कि सर हम जानते हैं, क्या संबंध होगा, संबंध होगा अभिक्रिया का वेग, ये बराबर किसके होगा, बराबर होगा किसके होगा, बराबर हो जाएगा सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय, ठीक है ना। तो ये इसके बनने की दर है, वो तो किससे भाग कर दीजिएगा, 1/3 से कर दीजिएगा, यही अभिक्रिया का वेग होगा। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 गुणा ये क्या है, ये है सी के बनने की दर, कितनी है, 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यही आपके पास हो जाएगा अभिक्रिया का। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि ये जो आपको बता रहा है ये ए के विलुप्त होने की दर है, ये बी के विलुप्त होने की दर है, और ये सी के बनने की दर है। 1/2 1/3 ये हमने गुणांक का भाग लगाया हुआ था, किसके लिए भाग लगाया हुआ था, ये अभिक्रिया का वेग को बराबर लाने के लिए हर किसी के संदर्भ में, ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा, ठीक है ना। इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है कि R क्रिया कारक है जो कि उत्पाद P के अंदर परिवर्तित हो रहा है, R परिवर्तित हो रहा है P में, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, इसकी सांद्रता की बात कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, 30 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.2 मोल प्रति लीटर हो जाती है। पहले जो सांद्रता है वो है 0.5 मोल प्रति लीटर, शुरू में जो सांद्रता है, 30 मिनट में, समय कितना हो गया है याद रखिएगा, 30 मिनट, 30 मिनट में, 30 मिनट में इसकी जो सांद्रता है वो घट करके 0.2 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो अभिक्रिया के वेग की गणना मिनट और सेकंड दोनों इकाइयों में कीजिए। तो क्या गणना कीजिए, अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए, किसमें, मिनट में भी करनी है और सेकंड में भी करनी है, ठीक है, कर सकते हैं। अभिक्रिया का वेग निकालना है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता क्या है बेटा, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है क्रिया कारक कोण है R की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ बटा परिवर्तन में लगने वाला समय। और क्रिया कारक से निकाल रहे हो इसलिए कौन सा चिन्ह और लगाना है तुम्हें, माइनस का चिन्ह और लगाना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, देखिएगा शुरू में सांद्रता इतनी है तो मैं शुरू वाली सांद्रता को R1 कह दूं, ठीक है, और बाद में सांद्रता इतनी है तो इसको क्या कह दूं, R2 कह दूं।
शुरू में टाइम कितना था, तो शुरू में जो टाइम था हमारा t1 उसे मैं 0 कह दूं, और बाद में जो टाइम हो गया है वो हो गया 30 मिनट। ठीक है। अभिक्रिया का वेग बराबर क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। अब इसे कैसा लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं, माइनस का चिन्ह तो लगाना है, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन को हम हमेशा क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके निकालते हैं। तो अंतिम कितना है R2 माइनस प्रारंभिक कौन सा है R1, R2 माइनस R1, इतना परिवर्तन हुआ बटा समय में कितना परिवर्तन हुआ। समय का परिवर्तन भी कैसे निकालना है, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके बराबर अंतिम सांद्रता कितनी है, अंतिम जो माइनस का चिन्ह लगाना है आपको पहले से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अंतिम जो सांद्रता बची है वो बची है 0.2 मोल प्रति लीटर। शुरू में कितनी सांद्रता थी, वो थी 0.5 मोल प्रति लीटर बटा समय में परिवर्तन। समय कितना, अंतिम जो समय है वो है 30 मिनट, और प्रारंभिक समय कितना था 0। मिनट में बात चल रही है तो मिनट ही रखेंगे हम। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए। अब बताओ 0.2 से 0.5 को घटाओगे कितना बचेगा, तो ये बचने वाला है, तो ये छोटी है ये बड़ी है, तो बचेगा माइनस का 0.3, और 30 से जब 0 घटा दोगे तो कितना बचेगा 30 ही बचेगा। और ऑलरेडी हमने एक माइनस का चिन्ह और लगाया हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा। और ये 0.3 क्या है, मोल प्रति लीटर, तो ये जो है ये है मोल प्रति लीटर। और नीचे क्या है, नीचे जो 30 है ये समय है मिनट में। ठीक है। अब देखो इस माइनस से इस माइनस को जब गुणा करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया 0.3 बटा 30। अभिक्रिया का वेग बराबर इतना, और इकाई क्या है, इकाई जो है वो है मोल प्रति लीटर, और मिनट को भी ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसका इसमें भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या उत्तर आने वाला है, तो देखिएगा उत्तर कुछ आपका इस तरीके का आ जाएगा। 30 का जब आप भाग 0.3 में लगाओगे कितना आ जाएगा, कैसे लगाएं, 0.3 आपके पास में है, भाग किसका लगाना है 30 का लगाना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो सकती है, सर भाग नहीं आता, तो बेटा देखो इस पॉइंट को हटा दो। पॉइंट को जैसे आप यहां से हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो 1 0 लगा दो, तो यही आपका बन जाएगा 3/300। 3 में 300 का भाग लगा दो। ठीक है, 3 में भाग लगा दो कितने का, 300 का। भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 0 उतारेंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर आपको क्या करना है 1 0 लगा के फिर 0 उतारेंगे। अब 300 का भाग 300 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा 0.01। ऐसे नहीं करते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 0 बची है 100, तो बताओ क्या आ गया 1/100 आ गया। अब 2 0 घटानी है ऊपर, तो क्या करेंगे 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 तो यही हो गया और 1 0 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.01। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ये आपका आ गया अभिक्रिया का वेग। लेकिन ये जो वेग आया है ये तो कौन सी इकाई में आया है, मिनट के रूप में आया है ये तो। ठीक है, अगर आप मिनट के बजाय सेकंड में निकालना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको ये जो समय है ना जो आपने मिनट में लिखा हुआ है, इस समय को सेकंड में बदल दो। सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो देखिएगा अभिक्रिया का वेग बराबर, ये तो वही रहने दीजिए माइनस माइनस होकर के कितना हो जाएगा 0.3, क्या है ये मोल प्रति लीटर बटा में समय कितना था 30 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में बदल दीजिएगा, तो आपको पता है एक जो मिनट है उसमें कितना सेकंड होता है 60, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 30 गुणा 60। तो इस 30 को अगर मैं यहाँ 60 से गुणा कर दूं, अब मेरे पास ये समय किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 0.3 बटा 6 18 और 2 जीरो की 0। अब जो इसकी इकाई बनेगी वो क्या बन जाएगी, ऊपर मोल है और साथ में प्रति लीटर, और सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो प्रति सेकंड। अब जो इकाई बनेगी वो बनेगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो 0.3 में 1800 का भाग लगा दो, कितना मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से हम अभिक्रिया के वेग की गणना कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आपकी बुक में होंगे, वो सारे के सारे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।